नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी चैनल साक्षी 247 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन में पूछे जाने वाले एक खास सब्जेक्ट रीजनिंग पर हम बात करेंगे। रीजनिंग जिसका शाब्दिक अर्थ तर्क शक्ति होता है, इसको दूसरी भाषा में हम लॉजिक भी कहते हैं। रीजनिंग कंपटीशन में पूछे जाने वाला एक खास विषय है। इससे वनडे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप कोई भी वनडे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें मैथ, उसके बाद फर्स्ट पार्ट मैथ, सेकेंड पार्ट रीजनिंग और जीके एंड जीएस, तमाम तरह के सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो रीजनिंग है, यह आप अगर अच्छे तरह से इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए ये स्कोर गेन करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अब सवाल ये है कि रीजनिंग को कंपटीशन में क्यों डाला गया है, या इस सब्जेक्ट के माध्यम से एग्जामिनर आपका किस तरह का टेस्ट लेना चाहता है। दोस्तों, रीजनिंग से आपके सबसे पहली चीज़ है कि पीडी डेवलप हो जाता है, अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके साथ साथ रीजनिंग पढ़ने से आपका स्किल डेवलप होता है। स्किल डेवलप होता है, स्किल का मतलब दक्षता। आपको अगर कोई भी काम करना है तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ा हुआ है तो आपकी दक्षता पूर्ण रूप से काम करेगी और उस काम को बाकी अन्य लोगों की अपेक्षा आप बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है, आपकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है। कैपेबिलिटी का सीधा अर्थ आप समझिए कि आपकी क्षमता। किसी काम को अगर आपको दिया जाए तो बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन उसमें जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, अर्थात जिसकी क्षमता अधिक होगी, वो काम को क्या करेगा, बेहतर तरीके से करेगा। अब तीसरी चीज़ जो है आपसे पूछी जाती है, वह है जो डेवलप करने का उद्देश्य है, वो है आपका वर्किंग कल्चर। वर्किंग कल्चर से वर्किंग का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कल्चर कितना अच्छा है और किसी काम को आप कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ में एग्जामिनर आपके बिहेवियर को चेक करना चाहता है। बिहेवियर अर्थात आपका व्यवहार। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ही आपके कंपटीशन के सिलेबस में रीजनिंग को रखा गया है। आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। आपने प्राइमरी के बाद जूनियर के बाद हाई स्कूल और तमाम तरह की पढ़ाइयाँ की होगी, लेकिन अभी आपको इस सब्जेक्ट से मुलाकात नहीं हुई होगी। बच्चों को ये सब्जेक्ट के बाद बच्चों को ये लगता है कि आखिर ये चीज़ क्या है और इसके पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, मैन इज द सेल्फिश, मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी होता है और बिना स्वार्थ के वो कोई काम करता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। अगर रीजनिंग को आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक शब्द छुपा हुआ है जिसे आप रीजन कह सकते हैं। रीजन का शाब्दिक अर्थ कारण होता है। अब हमारे अगल बगल या समस्त भूमंडल की बात करिए, तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना। अब सवाल ये उठता है कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं,
अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, तो किसी भी इंसिडेंट या घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होता है। अर्थात बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती। और रीजनिंग में है क्या कि आपको अपनी तर्क शक्ति, अर्थात इसे दूसरे शब्द में कहें तो अपने लॉजिक का प्रयोग करके आपको उस कारण को ढूंढना होता है। थोड़ा हम रीजनिंग को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में, और ये जो रीजनिंग है इसमें आपको सबसे पहले तो हम रीजनिंग को देखते हैं। देखिए, रीजनिंग इस तरह से मौलिक तौर पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल का शाब्दिक अर्थ भाषिक होता है अर्थात, और नॉन वर्बल का शाब्दिक अर्थ अभाषिक होता है। सबसे पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग के विषय में बात करते हैं। भाषिक से आप समझ रहे हैं भाषा, अर्थात भाषा आप जानते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से संवाद क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अर्थात हमारा कम्युनिकेशन करने का जो सबसे कम्युनिकेशन करने का जो सबसे मोस्ट वे आप कहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है, वह क्या है, भाषा। और ये जो रीजनिंग है ये भाषा के आधार पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा का अर्थ समझिए कि भाषा जो है वो किससे बनती है, लेटर से। कहने का मतलब है कि अक्षरों के मदद से हम इनके ही व्युत्क्रम से भाषा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अक्षरों के ही व्युत्क्रम से शब्द का निर्माण होता है, और शब्दों की ही मदद से क्या होता है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये तो बात रही वर्बल रीजनिंग की। इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग हो सकता है, तो लेटर का प्रयोग हो सकता है, वर्ड का प्रयोग हो सकता है, और इसके साथ साथ कुछ साइंस का भी, साइन अर्थात चिन्ह समझ सकते हैं उसे आप। चिन्ह का मतलब @ हैज, स्टार, डॉलर, तमाम तरह के साइंस, और भी ले लीजिए तो कहीं कहीं ये फाई का भी प्रयोग कर देते हैं। इन साइंस, लेटर और वर्डों के माध्यम से आपसे वर्बल रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वर्बल के बाद रीजनिंग के सेकेंड पार्ट में आप आइए, तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है। अब सवाल ये है कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका अर्थ मैंने बताया कि ये अभाषिक होता है, अर्थात इसके अंतर्गत आपसे न लेटर से क्वेश्चन होगा, न वर्ड से क्वेश्चन होगा, न साइंस से होगा। ये टोटली डिपेंड होता है किस पे, ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चित्र। इसमें आपको चित्र दिए जाते हैं और उन्हीं चित्रों का अध्ययन करके आपको प्रश्न का क्या करना होता है, उत्तर देना पड़ता है। फिलहाल हम वर्बल रीजनिंग पर बात करेंगे क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। कुछ क्वेश्चन अभाषिक से भी आते हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्बल रीजनिंग पर बात करेंगे, यानी कि भाषिक रीजनिंग। अब इसमें तो चैप्टर बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम किस चैप्टर से इसको स्टार्ट करें। और इसको स्टार्ट जो किया जाता है वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग का है, कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग, ठीक। अब सवाल यह है कि हम इसका रीजनिंग की स्टार्टिंग कोडिंग डीकोडिंग से ही क्यों करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि कोडिंग और डीकोडिंग जो है इसे हम रीजनिंग का क्या बोलते हैं, गेट। कहते हैं कि अगर आपको किसी बिल्डिंग या किसी घर में घुसना है तो आप सबसे पहले किस चीज की तलाश करते हैं, गेट की। गेट मतलब रास्ता।
जब रास्ता आपको मिल जाएगा और उसके अंदर आप घुस जाएंगे, और अगर चैप्टर बहुत हैं लेकिन शुरुआत इसी से होती है, क्योंकि इसमें जो प्रारंभिक जानकारियां आपको दी जाएंगी इसके आने वाले और कई चैप्टरों में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अब प्रश्न यह है कि कोडिंग क्या है। देखिए, कोडिंग का शाब्दिक अर्थ कूट होता है, या और इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें हम तो गुप्त। गुप्त का अर्थ आप समझते हैं कि गुप्त का मतलब यह होता है कि जो चीज हमें, जो चीज दिख रही है वो चीज वो है नहीं, अर्थात उसमें कुछ ऐसा मैसेज छिपा हुआ है जिसको हमको क्या करना होगा, डीकोड। कहने का अर्थ है कि कोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंस समझिए आप, कि ये गुप्त है और ये क्या है। अगर हम किसी चीज को डीकोड कर दें, अर्थात उसके मूल अर्थ में उसको ले आए, कोडिंग यानी वो गुप्त है, डीकोडिंग का अर्थ ये है कि वह उसके मूल अर्थ में आ जाए। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजों का अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम वो चीजों को नहीं समझते हैं तब तक हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे। और इस चैप्टर में मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, लेटर। लेटर का आप जानते ही हैं, इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अक्षर। ज्यादा देखिए, इसमें जो है अल्फाबेट सीरीज के अक्षरों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और सभी बच्चों को पता है कि अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर होते हैं, 26। ठीक है, हम उसको एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, और ये लास्ट आपका क्या हो गया, Z। टोटल 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और लास्ट में ये क्या हो गए, 26। अब देखिए, हम इसकी कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग करने का अर्थ ये है कि इसकी रिलेटेड संख्या से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे A का क्या होगा 1, B का क्या होगा 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का क्या होगा 9, J का क्या होगा 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, और ये T किसने पे होता है, 20 पे। 20 के बाद U 21 पे, और V 22, और W आपका 23, X आपका 24, और Y आपका 25, और Z कितने पे होता है, 26 पे। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि R कितने पे है, तो आपको तुरंत बताना होगा कि कितने पे होता है, 18 पे। ये पूछा जाए आपसे कि N कितने पे है, तो आपको तुरंत बताना होगा क्या, कि ये 14 पे है। ये चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इसको याद करने की क्या जरूरत है, हम एग्जाम हॉल में इसको लिख लेंगे और जो भी प्रश्न आएगा इसमें से देख देख के इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको कंठस्थ नहीं करते हैं या फिर आप इसको याद नहीं करते हैं, तो एग्जाम हॉल में प्रश्न आपको देख के सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज आप मानिए कि आपका समय बहुत क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जान रहे हैं कि आज का जमाना टेस्ट का नहीं, किस चीज का है, स्पीड टेस्ट का। क्योंकि अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी तो डेफिनेटली आप अपना समय अधिक खर्च करेंगे एक ही क्वेश्चन पर, जिसका नतीजा ये होगा कि बाकी अटेम्प्ट आप नहीं ले पाएंगे और प्रश्न आपके छूट जाएंगे, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इसमें संशय प्रकट हो जाएगा। इसलिए इसको आप
याद कर कंठस्थ करने का प्रयास करिए। और मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूं या आपको कुछ क्लू दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर इसका हम शुरू करें तो ये सबको पता है कि A B C D और E, ये फर्स्ट लाइन होती है, 1 2 3 4 5, यहां तक तो सबको याद है, जनरली कॉमन सेंस की बात है। और नीचे भी आप गेस कर ही लेंगे कि एक्स वाई जेड, यानी कि 24 25 और 26, ये तो जनरली आसानी से याद हो जाता है कि शुरुआत और अंतिम वाला प्रॉब्लम बीच वाले क्रिएट करते हैं। और हम इसको भी याद करने के लिए कुछ न कुछ अपने दिमाग में इनसे संबंधित कुछ क्लू डेवलप कर लेते हैं, जिसकी मदद से जैसे ही ये लेटर हमारे सामने आते हैं तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि इनकी रिलेटेड संख्या, ये रिलेटेड नंबर या इनकी संगत संख्या क्या हो सकती है। जैसे हम कोशिश करते हैं, ई तक तो सबको पता है, हम एफ की बात करते हैं। देखिए ये एफ ऐसे लिखा जाता है, इसको अगर ये ऐसे करके नीचे से मिला दे तो इसमें आपको कैसी आकृति दिख रही है, अर्थात 6 की। कैसी आकृति दिख रही है? 6 की। इसलिए एफ को आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात अगर रहेगी तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होगा कि इसकी संगत संख्या या रिलेटेड नंबर क्या है, 6 है। एफ के बाद जी जब भी लिखिए, देखिए जी ऐसे लिखा जाता है, ठीक, लेकिन आप आज के बाद जी जब भी लिखेंगे इसको नीचे की तरफ लटकाइए, अर्थात इसमें आपको कौन सी आकृति दिख रही है, 7 की। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जी का रिलेटेड नंबर क्या है, 7। अब जी के बाद अगला अक्षर यच आता है। यच को देखिए, यच को ऊपर से मिलाइए, नीचे से मिलाइए, इसमें कैसी आकृति दिख रही है, 8 की, अर्थात यच कितने पे होगा, 8 पे होगा। अब आगे हम बात करें, यच के बाद क्या आएगा, यच के बाद आई आएगा। देखिए आई कोई ऐसे लिखता है और एक स्टाइलिश आई होता है जो ऐसे लिखा जाता है, आई लव यू वाला आई, समझ रहे हैं ना। तो ये स्टाइलिश आई है जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आई की रिलेटेड नंबर क्या होगी, 9 होगी। आई के बाद अगला आता है जे। मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं, इस फार्मूले को कंठस्थ कर लीजिए। ये फार्मूला है ई ज्योति। इस फार्मूले की ये क्वालिटी है कि इसके जितने भी अक्षर हैं सब 5-5 के गैप पे हैं। जैसे ई का क्या हो गया 5, जे का क्या हो गया 10, ओ का क्या हो गया 15, टी का क्या हो गया 20 और वाई का क्या हो गया 25। इस फार्मूले की मदद से कम आप ये 4 अक्षर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इनके रिलेटेड नंबर्स को। तो ठीक है, हम लोग आई तक थे। आई के बाद हम कहाँ आ गए, जे पे। जे को फार्मूला के हिसाब से आपको बताया गया कि इसकी रिलेटेड नंबर क्या होगी, 10 होगी। जे के बाद अब अगला आइए आप, तो जे के बाद क्या आता है, के को गौर से देखिए, के इस तरह से लिखते हैं। सपोज करिए इसमें कितनी रेखाएं हैं, एक ये है और एक और है जो टेढ़ी है, इसको पीट पाट के सीधा कर दीजिए इस वाले को, तो कैसी आकृति आपको मिलेगी। यानी कि के का क्रमांक क्या होगा 11। के के बाद आता है आई जे, के बाद आपका क्या आता है, यल आता है। यल आपको याद करना होगा कितने पे होता है, 12 पे। यल के बाद अगला नंबर आता है किसका, यम का। यम को आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए। इसमें कौन सी आकृति दिख रही है, 3 की, अर्थात 3 पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 3 पे सी होता है, फर्स्ट लाइन में आ जाता है, इसलिए 3 पर नहीं होगा तो किस पे होगा, 13 पे होगा। यम के बाद आप यन की बात करिए। देखिए यन ऐसे लिखा जाता है, इसको भी थोड़ा क्लू डेवलप करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी आकृति दिख रही है। अब आपको गेसिंग करनी है, इसमें कौन सी आकृति है, लगभग 4 की तरह बन रहा है। इसको थोड़ा और नीचे ला देंगे तो वो चीज कंफर्म हो जाएगी। यानी यन की रिलेटेड नंबर क्या हो गई, 14। यन के बाद ओ आपको फार्मूले से मैंने बताया है, ई ज्योति फार्मूले का जो मैंने यूज किया है उसमें ये चीज कंफर्म की गई है कि ओ कितने पे होता है, 15 पे, अर्थात ओ की रिलेटेड संख्या क्या हो गई, 15। ओ के बाद अब अगला आ जाइए पी
P को ऐसे ना लिख के आप इसको पलट के ऐसे लिख दीजिए। तो आप जानते हैं कि इसको हमने पलट दिया, लेकिन इसमें कौन सी आकृति दिख रही है? 6 की। लेकिन ये 6 पर होगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 आपका सेकेंड लाइन में पड़ जाता है और इसकी रिलेटेड संख्या 6 है, इसलिए तुरंत आप गेस कर लीजिए कि 6 पे नहीं होगा तो किस पे होगा? 16 पे। अब उसके बाद अगली क्यू जब भी लिखिए इसमें इस तरह से बनाइए 7 की आकृति, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी और तुरंत आप इसके रिलेटेड नंबर को समझ जाएंगे कि इसका रिलेटेड नंबर क्या है? 17। क्यू के बाद अगला जो अक्षर आता है वो है आर। ठीक, आर को देखिए, ये ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे से मिलाइए, देखिए कैसी आकृति दिख रही है? 8 की आकृति दिख रही है। 8 पे होगा नहीं, इसलिए कितने पे होगा? 18 पे। आर के बाद आपका यस को ऐसे लिखते हैं, ये मिलाइए, देखिए इसमें 9 की तरह आकृति दिख रही है, लेकिन ये 9 पर होगा नहीं क्योंकि बहुत एडवांस जा चुका है, इसलिए कितने पे होगा? 19 पे, अर्थात 19 पे। अब आर यस के बाद टी आता है अगला अक्षर, इसको याद करना काफी इजी है क्योंकि 2020 मैच काफी प्रसिद्धि बटोरे हुए हैं, इसलिए इसको आप समझ सकते हैं कि टी फॉर 20। अब आर यस टी हो गया। अब आगे आइए, आर यस टी के बाद अगला आता है आपका क्या? यू। इसमें आप एक साथ डेवलप कर लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए यू भी और डब्लू। 21, 22, 23, 21, 22, 23, यू भी डब्लू, ये कितना हो गया? 23 हो गया। यू भी डब्लू 21, 22, 23। और नीचे मैंने आपको समझाया ही था कि एक्स वाई जेड, अर्थात 24, 25, 26। देखिए ये आपका पहला पार्ट था। अब हम लोग दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें ये जो इधर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम। ठीक, ये देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो अब ये इसको बोलते हैं पूर्वार्ध। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध। ठीक, और अब इसको 2 पार्टों में बांट दिया गया है। आपको बताया गया कि ये 26 है, तो आधा कितने हो गए? 13 हो गए। अब इसको यहां से नीचे से लिखना शुरू करिए। ठीक, नीचे से लिखेंगे तो यम के बाद क्या आएगा? यन, यन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, फिर आपका डब्लू, एक्स, वाई और जेड। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध। ठीक, ये पूर्वार्ध हो गया, यानी फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पूर्वार्ध के नाम से जानते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको क्या किस नाम से जानते हैं? उत्तरार्ध के। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये इन्हें एक दूसरे का अपोजिट भी बोला जाता है। अगर आपसे विपरीत अक्षर का भी कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि यम का विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना होगा यन। यहां देखिए ए का विपरीत क्या होगा? जेड। यानी एक शुरू से उठाना है और अगले को क्या करना है? लास्ट से उठाना है। और इसी अवधारणा को हम क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर। तो ए का विपरीत क्या हो गया? जेड। बी का विपरीत क्या हो गया? वाई। सी का विपरीत क्या हो गया? एक्स। डी का विपरीत क्या हो गया? डब्लू। ई का विपरीत भी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ए का विपरीत जेड है तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जेड का विपरीत क्या होगा? ए। ऐसा नहीं कि ए का केवल विपरीत जेड है, जेड का भी विपरीत क्या है? ए है। इसीलिए इस साइन से ये दर्शाया जा रहा है आपको कि अगर इसका विपरीत ये है तो इसका विपरीत क्या है? ए, ये है। और इसे भी आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। तो जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जब उसका रिलेटेड नंबर याद कर रहे थे तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ साइन और कोड डेवलप किए थे। इसमें भी याद करने के लिए हम कुछ कोड की मदद ले सकते हैं। देखिए कोड का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर उसको आप डेवलप करिए, चाहे आप मेरे कोड को याद करिए या खुद आप किसी कोड को डेवलप करिए, इसमें कोई बात, याद होना चाहिए। उसका मोस्ट जो है ये है कि याद आपको होना चाहिए, आप कैसे आप याद करते हैं।
अब देखिए इस तरह से ए का विपरीत हमको पता है क्या होता है, जेड होता है। इसे आप एजेड से याद कर सकते हैं। एजेड समझ रहे हैं ना, कोई उम्र में ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उसको कॉल करते हैं कि अरे आप बहुत एजेड हैं। तो ए का विपरीत जेड अर्थात एजेड। इसमें देखिए ए भी शामिल है और जेड भी शामिल है। अब दूसरे की तरफ आइए, बी की तरफ। बी का विपरीत क्या है, वाई। इसे याद करने के लिए आप कोड का प्रयोग कर सकते हैं, बाय बाय। देखिए बाय में बी भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, ठीक। ये विदाई का नमस्कार होता है, जब हम किसी से जुदा होते हैं तो उसको बाय बाय बोलते हैं। अब थर्ड में आइए तो सी है, और सी का विपरीत क्या है, एक्स। सी का विपरीत क्या है, एक्स। इसके लिए आप कोड 6 यूज कर सकते हैं। 6 में आपका सी भी है और एक्स भी है। अब अगला है डी। डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू, ठीक। इसको कोड डेवलप कर लेते हैं। डी से क्या है, दूध। दूध तो सभी लोग पीते हैं। और डब्लू से क्या हो गया, वाला, ठीक, यानी कि दूध वाला। अब आगे बात करते हैं, कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, डी तक। डी के बाद क्या आता है आपका, ए बी सी डी। डी के बाद क्या आएगा, ई। ई का देखिए विपरीत अक्षर क्या है, भी है, ठीक। ई का विपरीत भी। इसके लिए भी कोई कोड डेवलप करते हैं। एक बहुत चर्चित शब्द है लव। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस तरह से भी प्यार बहुत गहरी चीज है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ई का विपरीत क्या होता है, भी। इसमें 2 ठो छिपा हुआ है। यल का विपरीत क्या होता है, ओ, और ई का विपरीत क्या होता है, भी। तो ई का विपरीत भी हमको अकॉर्डिंग टू लव। ई के बाद क्या आएगा, एफ। एफ के लिए कोड डेवलप कर लेते हैं, उफ। जैसे चोट वोट लग जाती है तो आप उफ बोलते हैं ना, तो देखिए इसमें यू भी शामिल है और यफ भी शामिल है, अर्थात ये क्या हो गया, आपका कोड हो गया। यफ के बाद अगला आता है आपका जी। जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत देखिए, जी का विपरीत टी। अब इसके लिए कोड डेवलप कर लेते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा कोड है, जी टी रोड। जानते हैं ना, बहुत बड़ी सड़क एक जमाने में हुआ करती थी। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, जो अपने समय की सबसे बड़ी सड़क यानी कि कलकत्ता से लेकर पेशावर तक थी, और बहुत सारे एग्जामों में इसके विषय में पूछा भी गया है। अब जी के बाद क्या होता है, यच। यच का विपरीत क्या होगा, यस। अब देखिए इसमें जी से क्या हो गया, जी टी, और टी फॉर जी टी रोड, ठीक। अब यच का विपरीत क्या होगा, यस। इसके लिए आप कोड डेवलप कर लीजिए, हाई स्कूल। देखिए हाई स्कूल तो पढ़ के आप आए हैं, इसलिए इसे याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब ये हो गया क्या आपका, यच तक हम लोग पहुंच गए। यच का विपरीत क्या हो गया, यस। अब यच के बाद क्या होगा, आई। अब आई का विपरीत क्या है, आर। इसके लिए भी कोड डेवलप कर लीजिए, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जानते हैं ना, एशिया की सबसे बड़ी रेल सेवा है, और 2 करोड़ लोग प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और एक बात और बताएं कि हमारा जो बजट है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। बजट समझते हैं ना। अब आई का अब क्या हो गया, जे। अब अगला देखिए, ई फॉर इंडियन हो गया, आर फॉर रेलवे हो गया। अब जे का विपरीत क्या हो गया, जे का विपरीत यहां से देख लीजिए, क्यू। अब जे का विपरीत क्यू है। इसके लिए भी कोई कोड आप अपने से भी कोड डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते आपका याद होना चाहिए, क्योंकि वो कंपल्सरी है। अब जे से मैंने मान लिया जेब, ठीक। क्यू से क्या हो गया, कतरा। आप मत बनिएगा, बस कोड है, जेब कतरा। अब जे के बाद अगला क्या है, के। और के का विपरीत देख लीजिए क्या है, पी। के का विपरीत क्या है, पी। इसके लिए भी कोड डेवलप कर लीजिए, के फार हो गया काला, और पी फार हो गया क्या, पानी, यानी काला पानी। काला पानी जानते हैं ना, आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ भेजा जाता था, अंडमान निकोबार में ये है, ठीक। अब इतिहास पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अब के बाद क्या है आपका, यल। यल का विपरीत क्या है, ओ। यल का विपरीत क्या है, ओ।
देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या, लॉब। इससे आप 4 का याद रख सकते हैं। यल का विपरीत क्या होगा, ओ, और पीछे जब ई आया था तो मैंने आपको बताया था कि ई का विपरीत क्या होगा, भी। अब यल तक हम लोग पहुंच गए। अब एक लास्ट बचा हुआ है। यल तक तो देखिए हम लोग आ ही गए। अब यल के बाद ये अंतिम में ये बचा हुआ है, ठीक। यानी यम का विपरीत यन होगा। और इसके लिए कोड डेवलप कर लीजिए, मन। मन सबके पास है। यम फार क्या हो जाएगा, म, और यन फार न, ठीक। ये रही आपकी विपरीत अक्षर की अवधारणा। देखिए अगर नहीं आप याद कर पाते हैं तो भी एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं जिसकी मदद से आप विपरीत अक्षर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। या कभी कभी कंपटीशन में ऐसा हो जाता है कि आप रटे हुए हैं लेकिन वहां एग्जाम हॉल में वो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, तो इस फार्मूले की मदद से भी आप विपरीत अक्षर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये क्या हो गए, जेड, ठीक। अब इसकी संगत संख्या भी लिख ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और ये हो गया आपका क्या, 26, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर हमसे किसी अक्षर का विपरीत पूछ दे, जैसे कि पूछ दे कि यल का विपरीत क्या होगा, ठीक, तो आपको फार्मूला मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। लब, लब में यल का विपरीत क्या है, ओ है, और ई का विपरीत क्या है, भी है, ठीक है। अगर बाय द वे आप ये फार्मूला भूल गए तब आप कैसे निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिलेटेड नंबर आपको पता होना चाहिए। कम से कम एक पार्ट तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद है तो, अगर ये नहीं भी याद है तब भी आपका क्या होगा, वो निकल जाएगा, लेकिन समय आपका लगेगा। अगर आपने याद कर रखा है तो आपका बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। याद रखने की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। जैसे अब यल का विपरीत हम लोगों को पता है कि वो है। अब हमें, अगर हमको ये कोड नहीं मालूम है तब हम कैसे निकालेंगे, तो जिस भी अक्षर का विपरीत हमको निकालना होता है उस अक्षर की संगत संख्या को हमको किससे घटाना होता है, 27 से। 26 से मत घटा दीजिएगा, इसलिए कि जनरली बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा है कि टोटल अल्फाबेट सीरीज में 26 लेटर हैं, तो अगर घटाने का प्रोसेस वो शुरू करते हैं तो गलती से वो 26 से ही घटाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये घटाना है आपको किसमें से, 27 से, तब आपका उत्तर एक्यूरेट आएगा। जैसे अब यल का विपरीत हमें निकालना है। अब हमको पता है कि यल की रिलेटेड संख्या क्या है, 12 है, और इसका अगर हमें अपोजिट लेटर चाहिए तो हम किससे घटा दें, 27 से क्या करें, 12 को माइनस कर दे। 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया, अर्थात क्या आया, 15। 15 किसका रिलेटेड है, 15 देखिए 15 पे आइए, ये 15 का मतलब क्या, ओ। इसकी रिलेटेड संख्या क्या हो गई, ओ हो गई। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे के, आपको कह दिया गया कि के का विपरीत अक्षर निकालिए, तो के का विपरीत अक्षर निकालने के लिए आपको इसकी, सबसे पहले तो इसकी रिलेटेड संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। के लिए क्लू डेवलप किया था कि इसमें 2 लाइनें हैं, अगर इसको पीट पाट के सीधा कर दें तो कैसी आकृति बन जाएगी, 11, अर्थात इसकी रिलेटेड संख्या तो हमको पता चल गई कि क्या है, 11 है। अब हमको इसका अपोजिट ज्ञात करना है। अपोजिट के लिए मैंने किससे घटाने के लिए कहा था, 27 से, ठीक। यानी कि 27 माइनस क्या कर दें, 11। अब देखिए 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 6, और 2 में से 1 गया यानी 16, ठीक। 16 का मतलब क्या होता है, पी। कोड से भी मैंने बताया आपको कि केपी मतलब काला पानी, क्लियर। एक ठो और ले लीजिए, चलिए जी का निकालते हैं।
जी की रिलेटेड संख्या के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें हमेशा ये वाली आकृति बनाएंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, यानी ये कंफर्म हो गया कि इसकी संगत संख्या क्या है 7। अब इसका अपोजिट हमें चाहिए, तो अपोजिट के लिए हम किसमें से घटाएंगे 27 से। तो अगर जी का 7 है और 27 माइनस 7 कर दें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 20, और 20 का मतलब आप जानते हैं कि किसका रिलेटेड है टी का, अर्थात जी का विपरीत लेटर क्या होगा टी। अब देखिए इसमें दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, एक तो उनकी रिलेटेड संख्या को याद करना और सेकंड उनका अपोजिट लेटर कैसे ज्ञात करते हैं, यह भी बात हो गई है। अब इसमें एक पार्ट और है, आप उसको भी समझ लीजिए कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज मत होइए। जैसे अगर ए की जगह जेड दे दिया है, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप इसको देखेंगे तो आपकी दिमाग यही काम करेगा कि ये एक दूसरे के क्या हैं विपरीत हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, वो अलग ढंग का उसमें फार्मूला लगा देता है। अर्थात सपोज करिए कि ये अक्षर एक वृत्ताकार रूप में सजाए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, अरे गड़बड़ा आ गया, पूरा उसको एडजस्ट होना होगा और आपको ये कंपैरिजन करना होगा या ये गेस करना होगा कि ये अक्षर जो वृत्ताकार रूप में हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अर्थात ये घूम रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर कहीं ए के की कोडिंग जेड के माध्यम से की गई है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में दिमाग यही काम करेगा कि ये एक दूसरे के क्या हैं विपरीत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में आपको विपरीत ही दे देगा, कहीं और कुछ भी रूल्स लगा सकता है। वो कहने का मतलब है कि रीजनिंग में एक चीज आप मान के चलिए कि इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता, प्रश्न में आपको वो कोड देगा और उस प्रश्न को देख के आपको ये गेस करना होगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये अपोजिट लेटर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है या ये घूमते हुए सर्किल। जैसे अगर ये दे दे, अगर बी के जगह वो क्या लिख दे डी, बात समझ रहे हैं, तो आप ये समझेंगे कि बी का क्रमांक 2 होता है और डी का क्रमांक क्या होता है 4, यानी बी में +2 करके वो डी तक क्या हुआ पहुंच गया। इसी तरह से सब में किया होगा तो आगे बढ़ेगा। अगर कहीं एक ए के बदले उसने एच का प्रयोग कर दिया है तो आप सीधा समझेंगे कि ए का क्रमांक 7 और एच का क्या होगा 8, यानी कि इसमें +7 कर दिया है और एक की जगह क्या कर दिया है एच। लेकिन अगर कहीं वो एक की जगह जेड किया हुआ है तो आप समझेंगे कि ये इसका अपोजिट है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर एक से एक पीछे आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है जेड, अर्थात हर जगह अपोजिट लेटर के ही कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चलना है। अगर ए से अगर 2 अक्षर वो पीछे आता है तो क्या मिलेगा वाई। इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए, आगे जब प्रश्न आएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में, आज तो डेमो था, अगले वीडियो में प्रश्न लेके आऊंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल साक्षी 247 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आप कमेंट में हमें बताइए कि हमारे वीडियो में क्या कमियां हैं, हम उसमें सुधार करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।